Welcome everyone. Today we are going to discuss the second lecture of our JST preparation series. So first lecture में हमने काफी सारे टॉपिक्स जो कि MCQs में आए थे उनको हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया था। आज कुछ और MCQs हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और MCQ वाइज हम उनके कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन देखेंगे। So the first question हमारे पास है the function of esophagus in digestive system is to digestive system में basically हमारे पास different organs होते हैं, different components जो होते हैं, उसमें जो esophagus है, esophagus का यहाँ पे function पूछा गया है कि क्या role है esophagus का digestive system में। तो उसके लिए तो थोड़ी बहुत मैं आपको आउटलाइन दे दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड हमारा जो हम इंटेक करते हैं वो माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं। माउथ के थ्रू जो फूड इंटेक होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती, यहाँ पे चीविंग का प्रोसेस होता है और जो सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज जो कि क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे सिंपल थोड़ी बहुत इसकी मैकेनिकल जो ग्राइंडिंग वगैरह होती है। तो फूड जैसे ही हम इंटेक करते हैं वो माउथ में इंटेक करते हैं, माउथ से फिर जो फूड की फॉर्म बनती है उसको कहा जाता है बोलस। वो फर्दर कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। अब ईसोफेगस बेसिकली और कुछ नहीं है, या यहाँ पे कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ एक पाथवे है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। अब जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं माउथ के थ्रू उसको स्टमक में कौन लेकर जाता है, ईसोफेगस लेकर जाता है। और ईसोफेगस को मोस्टली हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। सो ईसोफेगस और कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक पाथवे है। और यहाँ पे क्या होता है, वेव लाइक मस्क्यूलर कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं जो कि फूड को आगे पुश करती हैं, कहाँ पे, स्टमक में। सो ईसोफेगस से फिर वो फूड कहाँ जाता है, आपका स्टमक में जाता है। स्टमक में यहाँ पे डाइजेशन बेसिकली आपकी थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है और केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। केमिकल डाइजेशन कैसे होती है, स्टमक में हमें पता है कि क्या चीज रिलीज होती है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में एक तो होता है HCl और दूसरा होता है हमारे पास पेप्सिन एंजाइम। ये लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको डिटेल में ये चीजें बताई थी, अगर तो किसी ने मिस कर दिया हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो बेसिकली स्टमक में दो चीजें होती हैं, HCl एंड पेप्सिन। वो क्या करते हैं, फूड को प्रोटीन, फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स और यहाँ से फूड कन्वर्ट हो जाता है सेमी लिक्विड पेस्ट की फॉर्म में और इसको यहाँ पे कहा जाता है चाइम। देन ये फर्दर कहाँ आगे जाता है, ये जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पूरी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्पेशली ड्यूडेनम में जो कि इनिशियल पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होता है कि लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है, लिवर से बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होता है। पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होता है। और ये जो चीजें स्टमक से आई हैं, अब पूरी ये जो यहाँ पे एंजाइमेटिक जो है वो ब्रेक डाउन होता है फूड का और फूड जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है जितना डाइजेस्ट होना होता है। बाकी जो रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुई, वो आगे कहाँ पास होती हैं, वो पास होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो आगे आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पे उस अनडाइजेस्टेड पार्ट में जो वाटर जो होगा, उसके अलावा कुछ सॉल्ट्स होंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बाकी जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें जो रिमेनिंग है वो सॉलिड फॉर्म की फॉर्म में आके कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, रेक्टम में आके स्टोर हो जाएंगी। और रेक्टम से फिर वो सॉलिड वेस्ट फेसेस की फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा
थ्रू एनस। तो ये पूरा आपका डाइजेशन का जो है वो प्रोसेस है। सो डाइजेशन अक्सर आपके पास एक एमसीक्यू ये भी काफी मर्तबा रिपीट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें माउथ होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, चौथा या तो हार्ट दिया हुआ होता है या कोई और चीज दी हुई होती है, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। आपके माउथ आ जाता है, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। जो एक्चुअल जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे हमने पूरा देखा ईसोफेगस का फंक्शन क्या था। इसने क्या किया, क्या इसने फूड को डाइजेस्ट किया? नो। क्या इसने फूड को स्टोर किया? नो। क्या इसने फूड को एक्सक्रीट आउट किया, बॉडी से बाहर निकाला? नो। इसने क्या किया, इट पास फूड टू स्टमक। ये क्या करता है, ये सिर्फ फूड को स्टमक में पास करता है, ये एज अ पाथवे काम कर रहा है। माउथ से जो भी चीजें जा रही हैं स्वेलो होके, उनको आगे पास करता है स्टमक में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा डी, पास फूड टू स्टमक। Then next we have this question is also taken from past papers। आपके JST के previous paper में ये question आ चुका है। अगर तो आप जो सीरीज देखो तो उसमें मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम को फोकस किया जाता है, नर्वस सिस्टम को फोकस किया जाता है, तो इन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू। अब ये भी मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से जो एक्सपेल होता है वो किसके थ्रू एक्सपेल होता है। तो अब यहाँ पे वैसे तो हमें पता है कि ये रेक्टम या एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या है, लिवर। तो लिवर से अनडाइजेस्टेड फूड का कोई काम नहीं है, स्प्लीन में भी इसका कोई काम नहीं है, पेनक्रियाज में भी कोई काम नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी डाइजेशन हो जाती है, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम द बॉडी बाय पासिंग थ्रू रेक्टम एंड एनस। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, लार्ज इंटेस्टाइन। Then next we have this question is also related to digestion और ये भी आपके previous papers में आ चुका है। Digestion alone refers to very specific answer देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि basically digestion है क्या, आप उसको कैसे define करोगे। तो डाइजेशन बेसिकली और कुछ नहीं है, ये क्या है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म आप कह सकते हो। कि हम जो फूड इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा, उसका ब्रेकडाउन होता है थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स, थ्रू डिफरेंट जूसेस, थ्रू डिफरेंट सीक्रेशंस, देन वो फर्दर आगे जाके डाइजेस्ट होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, केमिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। डाइजेशन के बाद वाली जो चीजें हैं वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती हैं। डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें ऑफ इनडाइजेस्टेबल रेजिड्यू, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें होती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर वहीं पे रह जाता है, इनडाइजेस्टेबल चीजें जो है वो आगे पास होती हैं। तो बेसिकली वाटर का वहीं पे रह जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी डाइजेशन नहीं होगी। और इनपुट ऑफ फूड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इंजेक्शन, जैसे ही हम फूड को इंटेक करते हैं माउथ में। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं कि डाइजेशन इज द केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सो नेक्स्ट वी हैव Which among the following is not the stage of mitosis? अब माइटोसिस एंड मियोसिस बेसिकली क्या है, सेल डिवीजन के प्रोसेसेस हैं। क्या होता है माइटोसिस में, माइटोसिस बेसिकली ये है क्या, सेल डिवीजन। यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उनकी डिवीजन होती है, उसमें से दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं आइडेंटिकल, और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं जो कि पेरेंट सेल्स में होते हैं।
तो माइटोसिस बेसिकली अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो ये क्यों की जाती है, माइटोसिस कहाँ यूज होती है, क्यों यूज होती है? बेसिकली ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म माइटोसिस पे डिपेंड करता है। जो भी टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनका रिपेयर जो है वो माइटोसिस पे डिपेंड करता है। और जो डेड सेल्स हैं या ओल्ड सेल्स हैं उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है। तो माइटोसिस के ये 3 फंक्शंस हैं, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस के टोटल 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ जो है वो है टेलोफेज। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा माइटोसिस का स्टेज नहीं है। तो साइटोफेज जो है ये माइटोसिस का स्टेज नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट वी हैव सेम क्वेश्चन है, बेसिकली ये दूसरे ईयर में आया था तो वो भी मैंने रख दिया है साथ में। सेम चीज है, माइटोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अ प्रोसेस इन विच बॉडी सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि माइटोसिस किस चीज के लिए यूज होता है, फॉर द ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो प्रोसेस जो बॉडी में जिसमें सेल की डिवीजन होती है और यूज होता है फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट, उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है? माइटोसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, mitosis. Then next we have a question related to nervous system, basically brain. Brain is enclosed in a hard, bony, protective structure. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी में वो कौन सी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड है, जो कि हार्ड होती है और उसमें बोन्स होते हैं। तो हमें पता है कि स्कल जो है, स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन लोकेटेड होता है और स्कल जो है वो एज अ हेलमेट काम करता है, ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और स्कल का जो अपर पार्ट होता है बेसिकली उसको क्रेनियम कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? क्रेनियम। यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास स्कल भी आ सकता था, वो भी सही होगा। यहाँ पे क्रेनियम पूछा जा रहा है तो क्रेनियम और कुछ नहीं है, स्कल का ही अपर पार्ट है। तो बेसिकली ये करता क्या है? एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और तीसरा ये एक हेड की जो है आपके सर की जो शेप भी है वो मेंटेन रखता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्रेनियम। And then next we have the renal artery transports blood to। अब बेसिकली एक थोड़ी बहुत ट्रिक भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, जहां भी रेनल का लफ्ज आता है इट मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू किडनीज। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेनल आर्टरीज होती हैं वो कहाँ पे जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो बेसिकली रेनल आर्टरीज जो हैं वो जो भी अनफिल्टर्ड ब्लड होता है उसको किडनीज में लेकर जाती हैं। और किडनीज में हमें पता है कि क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। वहां पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर होता है वो ब्लड में से रिमूव किया जाता है। बेसिकली किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ फिल्टरिंग यूनिट। और वो वहां पे क्या होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन जो क्लीन्ड ब्लड होता है वो किडनी से रेनल वेन के थ्रू निकलता है। तो बेसिकली जो रेनल आर्टरीज हैं वो ब्लड को लेकर जाती हैं किडनीज में, देन वहां से फिल्टर्ड एंड क्लीन ब्लड को रेनल वेन जो है वो वहां से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे लेकर जाती हैं ब्लड को, तो करेक्ट ऑप्शन होगा किडनीज। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then next we have a question related to environmental science, or we can say chemistry. Which gas among the following is a major greenhouse gas? इनमें से कौन सी गैस है जो कि एज अ ग्रीन हाउस गैस एक्ट करती है? अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। अब सपोज सपोज ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम पे अर्थ के सरफेस पे सनलाइट आती है, ओके, रेडिएशंस आती हैं अर्थ की तरफ।
और हमें पता है कि क्या होता है, पूरे डे टाइम पे सन की रेडिएशंस अर्थ की तरफ आती हैं। अर्थ का सरफेस जो है वो इन रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। देन नाइट टाइम पे क्या होता है, यही रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वो गैसेस क्या करती हैं, इन रेडिएशंस को अपने अंदर ट्रैप करती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे क्या होता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके दोबारा ये अर्थ की तरफ रेडिएशंस को वापस भेजती हैं, री रेडिएट करती हैं। तो सपोज करें अगर तो आपका अर्थ सरफेस है और यहाँ पे कोई गैसेस नहीं है, दिन के टाइम पे आपकी रेडिएशंस आ रही हैं, रात के टाइम पे यही रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जा रही हैं, तो क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, माइनस में चला जाता है। और जितना माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, अगर तो वो कम अमाउंट में हो तो। ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अब क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करती हैं, रात के टाइम पे जो रेडिएशंस अर्थ से वापस निकलती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके दोबारा अर्थ की तरफ भेजती हैं, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहता है और ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब अगर ये गैसेस अपनी अमाउंट से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगी तो ये हमारे लिए क्या होंगी, हार्मफुल हो जाएंगी। तो इससे फिर क्या होगा, अगर तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं और सारी गैसेस जो हैं वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके दोबारा अर्थ की तरफ भेजेंगी, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। अब सपोज करें एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा हो गई है अर्थ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अर्थ के सरफेस को बहुत ज्यादा वार्म कर रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस हो रही है। सो तो हमारे पास जो मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन सी हैं, एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है हमारे पास मीथेन गैस। ओके, सो आई थिंक आई वांट अ क्लीन पेज। ओके, सो हमारे पास जो गैसेस हैं वो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा हमारे पास मीथेन है, तीसरा हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, फोर्थ इज ओजोन एंड फिफ्थ इज वाटर के वेपर्स। वाटर के वेपर्स भी बेसिकली एज अ ग्रीन हाउस गैस एक्ट करते हैं, अगर तो अपनी लिमिट से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको याद करनी है, ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर्स। जो मेजर जो मेन जो ग्रीन हाउस गैस जिसको माना जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में ये तीन जो हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अमोनिया, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। अब कभी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, मीथेन हो, तो आप उसको एज अ करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करोगे। Okay, so next we have a question related to ozone layer depletion. Which of the following gas is mainly responsible for ozone layer depletion? अब आपको पता होगा कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऊपर हमारे पास ओजोन लेयर है एक। ओजोन लेयर क्या करती है, सन रेडिएशंस, सन से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको यहीं पे ब्लॉक कर लेती है, बाकी रेडिएशंस को नीचे भेजता है ये। तो ओजोन लेयर बेसिकली एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर काम कर रही है, जो कि अर्थ के सरफेस को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है।
अब हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ गैसेस ऐसी रिलीज हो रही हैं जो कि ऊपर जाके ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर रही हैं। तो वो कौन सी हैं? वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो मोस्टली रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स वगैरह में यूज होते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्या है? एक तो है हमारे पास क्लोरीन, दूसरा हमारे पास है फ्लोरीन, तीसरा हमारे पास इसमें है कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। अब ये जो क्लोरीन है, ये अब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, देन ये ऊपर जाके क्या करती हैं? ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं। अब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बेसिकली कहा यह जाता है कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इस ओजोन को खत्म कर देता है, ओजोन को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स में, जिसकी वजह से इस लेयर में ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है और उसको कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, थिन कर रही है इसको, यहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग्स में दूसरे पेपर में रिपीट हुआ है। Emission of chlorofluorocarbon in atmosphere destroys what? It destroys ozone layer. एटमॉस्फेयर में जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहे हैं वो किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? वो ओजोन लेयर को जाके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेन चीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है वो जाके ओजोन को तबाह कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव a question related, typically related to chemistry. So the process in which acid is mixed with base and salt and water are formed is called, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जब भी एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है हमारे पास? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं बेसिक क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है। तो अक्सर ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि एसिड एंड बेस आपस में मिलकर क्या चीज बनाते हैं, क्या चीज प्रोड्यूस होती है, तो आप कहोगे सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एसिड एंड बेस मिलकर जब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो एक है कंबस्शन। अब कंबस्शन क्या है? कंबस्शन में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है उससे। जैसे कि हमने पेट्रोल को बर्न किया, हमने वुड को बर्न कर लिया, तो वो कंबस्शन रिएक्शन कहलाएगा। देन एडिशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करें और हमें प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट बनकर मिले, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा टाइप है केमिकल रिएक्शन का जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे पूछा जा रहा है एसिड एंड बेस जब आपस में मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को सिंपली न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। So here the correct option is B, neutralization. Then next we have citric acid is found in. Citric acid किस में पाया जाता है? तो citric acid basically जो भी हमारे पास citrus fruits होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो इनमें citric acid बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो कि टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, जिनका टेस्ट खट्टा होता है। बाकी अगर हम एप्पल की बात करें, मैंगोज की बात करें, बनानास की बात करें, तो इन तीनों में जो मेनली जो एसिड प्रेजेंट होता है वो मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैंगोज में थोड़ी बहुत अमाउंट में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना लेमन्स में। लेमन्स में काफी हाई अमाउंट में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ए, लेमन्स। Then next we have which one among the following is the formula of glucose? तो simple glucose का क्या formula है? C6H12O6 is the formula of glucose. तो यहाँ पे C जो है हमारे पास वो होगा correct option.
बाकी ये भी मोस्ट कॉमन फार्मूला है हमारे पास। और ये किसका फार्मूला है? शुगर का। अक्सर आपके पास ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि फार्मूला ऑफ शुगर, तो वो क्या हो जाएगा? C12H22O11। बाकी ये दोनों आपके कॉमन नहीं है, कॉमन फार्मूलाज नहीं है। सो शुगर ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। देन नेक्स्ट वी हैव how many times a proton is heavier than an electron? अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है हमारे पास वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास है हमारे पास। और इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब यहाँ पे -31 है, यहाँ पे -27 है, तो जो छोटा नंबर होगा वो कौन सा होगा? -31। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो यहाँ भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन हेवियर है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन कितने टाइम्स हेवियर है? तो वो 1836 टाइम्स प्रोटॉन जो है, अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हेवी है, 1836 टाइम्स हेवियर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1836। Then next we have the power of combining of an atom with other atom to form molecules or compounds is called। अब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है एटम की, हमें पता है कि एक एटम दूसरे एटम से मिलके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। तो उनकी जो कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, वो डिसाइड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ये बना सकता है या कैसा मॉलिक्यूल ये बना सकता है। तो बेसिकली जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की उसको कहा जाता है वैलेंसी। अब सपोज अगर किसी एटम की वैलेंसी है 1, इट मीन्स वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे कि सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इसको फर्दर कितनी नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 2, और ये कितने फर्दर एटम्स के साथ कंबाइन होगा? 2। सेम इसी तरह हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो इसको फर्दर नीड कितने की है? एक की है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। सो वैलेंसी है बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम को, उसको क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव, दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और ये भी आपका प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। एट हायर एल्टीट्यूड द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द एयर। अब यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ से जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में, हाइट में ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर पे क्या फर्क आता है, और एयर की डेंसिटी पे क्या फर्क आता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक दूसरे के करीब करीब होंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर हाइट में जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है जो कि इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो जैसे ही हम एल्टीट्यूड में या हाइट में ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी लो होती जाती है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है इनको पकड़ के रखने वाली। तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं डेंसिटी डिक्रीज होती है। और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी एट अ सर्टेन अप टू सर्टेन पॉइंट, टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? लोअर। एट हायर एल्टीट्यूड द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एयर आर लोअर।
Okay. So next we have now some questions related to physics portion. ये भी आपके previous exams में आ चुके हैं. So the question is the distance between optical center and principal focus is called. अब ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली कहा जाता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. फोकस लेंथ बेसिकली कोई टर्म नहीं है और फोकस पॉइंट एंड फोकल पॉइंट दोनों सेम है. ये वो एक्चुअल पॉइंट होती है जहां पे लाइट की रेज जो है वो या तो कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं. तो बेसिकली जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस उसको फोकल लेंथ कहा जाता है. So the next is which lens is used for the correction of long sightedness. अब लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, किसी भी विजन प्रॉब्लम है. लॉन्ग साइटेडनेस में हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन हमें जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में डिफिकल्टी होती है. और इस कंडीशन को हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है. हाइपर मेट्रोपिया. अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि लॉन्ग साइटेडनेस के लिए दूसरी कौन सी टर्म यूज होती है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया यूज होती है. इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है. द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. और इसकी करेक्शन के लिए हम बेसिकली जो लेंस यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. तो लॉन्ग साइटेडनेस के लिए की करेक्शन के लिए जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट वी हैव सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस की करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या हो जाएगी, जिसमें नियर ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई दें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में डिफिकल्टी हो. और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मायोपिया. ये भी अक्सर आपका एमसीक्यू आता है कि शॉर्ट साइटेडनेस के लिए दूसरी कौन सी टर्म यूज होती है, तो मायोपिया टर्म यूज होती है. और इसमें बेसिकली जो इमेज बनती है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के आगे बनती है इमेज. और इसकी करेक्शन के लिए जो लेंस यूज होता है वो कॉन्केव लेंस यूज होता है. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट वी हैव a branch of physics that deals with controlling of electrical energy. ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डील किया जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से. इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे से डील करती है. स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है थ्रू डिवाइसेस एंड सर्किट्स उसको डील करती है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी. इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Then next we have the current which flows in one direction. अब हमारे पास दो तरह के करंट्स होते हैं, एक होता है डीसी, दूसरा एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. जो डायरेक्ट करंट होता है बेसिकली वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रहा होता है. सो द करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट. जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अपनी पोजीशन को जो है वो पीरियोडिकली चेंज कर रहा होता है. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाइट लाइट, dispersion of white light. Basically how many component colors white light split into. अब जो white light हमारे पास आ रही होती है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करें तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है. हमें पता है कि जैसे कि हम ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, प्रिज्म रखते हैं हम, इससे हम व्हाइट लाइट को जब पास करवाते हैं तो क्या होता है, व्हाइट लाइट प्रिज्म के उस साइड हमें इस टाइप का स्पेक्ट्रम शो होता है. तो व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो उसकी डिस्पर्शन होगी और ये डिवाइड हो जाएगा 7 कलर्स में. और वो कलर्स कौन से हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 7. अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये जो रेड लाइट है ऊपर वाली, ये जो डिविएट हुई है प्रिज्म में से, इसकी डिविएशन कम है. और जो वायोलेट की जो डिविएशन हुई है वो ज्यादा हुई है, नीचे की तरफ हुई है. तो जिसकी डिविएशन कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जिसकी
डिविएशन ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर कम डिविएट हुआ है। इट मीन्स रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी, हाई वेवलेंथ। वेवलेंथ को बेसिकली हम लेमडा से शो करते हैं। और वायोलेट की सबसे लो वेवलेंथ होगी। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो वायोलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज, रेड, आपकी वेवलेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसको याद करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है, विबग्योर। विबग्योर जो अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंस है, वो बेसिकली है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आप ये याद कर लो, विबग्योर याद कर लो, और क्या याद कर लो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वेवलेंथ वायोलेट की वेवलेंथ कम है, देन इंक्रीज हो रही है इंडिगो की, देन ब्लू की और इंक्रीज हो रही है, ग्रीन की फर्दर इंक्रीज हो रही है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने कलर्स में स्प्लिट होता है, तो ये स्प्लिट होता है 7 में। बाकी ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस इनमें से भी आ जाते हैं। सो नेक्स्ट इज MRI स्टैंड्स फॉर। MRI बेसिकली एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो कि आपकी इनसाइड ऑफ द बॉडी की डिटेल्ड इमेजेस निकाल के देता है, और इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। Then next we have which among the following is a manned spacecraft that took the humans to the moon? अब इनमें से कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, manned स्पेसक्राफ्ट है जो कि ह्यूमंस को लेके गया है मून तक? तो अगर हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला बंदा था जिसने चांद पे कदम रखा था। उसके बाद बज एल्ड्रिन जो था, बज एल्ड्रिन ने चांद पे दूसरा कदम रखा था। और ये दोनों जो नासा के मिशन के थ्रू गए थे, ये गए थे जिस स्पेसक्राफ्ट में गए थे उसको कहते हैं अपोलो 11, सॉरी अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में नील और बज एल्ड्रिन पहली मर्तबा और दूसरी मर्तबा चांद पे इन्होंने कदम रखा था। तो अक्सर ये आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा मैन्ड स्पेसक्राफ्ट था जो सबसे पहले मून पे गया था, तो आप क्या कहोगे, अपोलो 11। अपोलो 11 जो है वो सबसे पहला था, और अपोलो 17 इस मिशन का जो है वो लास्ट स्पेसक्राफ्ट था जो कि ह्यूमंस को मून पे लेकर गया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अपोलो 17। बाकी अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो दूसरे ऑप्शंस हमारे पास कौन से हैं, एक तो है वेनरा 9। वेनरा 9 क्या है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये मैन्ड नहीं था, ये अनमैन्ड था, और ये वेनस पे गया था, ये मून पे नहीं गया था। और दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी रोवर, ये रोबोटिक रोवर था जो मार्स पे गया था, मून पे नहीं गया था। Okay, so next we have a question related to our body temperature. Our normal body temperature is basically यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास वो फ़ारेनहाइट में है। तो हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड। स्केल पे अगर हम देखें तो 37 होता है, और अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 98.6। तो द करेक्ट आंसर इज बी, 98.6। और सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट का जो रिलेशनशिप है वो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू होगी 37 रखेंगे इनटू 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। यहाँ पे आप 37 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 98.6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then next, we have a question related to chemistry titration. What is the color of phenolphthalein indicator in basic medium? Basically chemistry में हम जब titration का process करते हैं तो उसमें हम indicators use करते हैं। तो phenolphthalein basically एक pH indicator है जो कि mostly हम acid base titrations में use करते हैं। और जो phenolphthalein का जो color है, एक तो एसिडिक मीडियम में और दूसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन में, वो होता है कलरलेस। अगर आप फिनोफ्थिलीन को एसिड में डालेंगे
तो वो कोई कलर शो नहीं करेगा, और न्यूट्रल किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो भी कोई कलर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फिनोल्फथलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो जो कलर शो करता है वो पिंक या मैग्नेटा टाइप कलर शो करता है। सो दी करेक्ट ऑप्शन इज डी, पिंक। अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फिनोल्फथलीन का कलर एसिडिक मीडियम में कौन सा होगा, तो वो होगा कलरलेस। बेसिक मीडियम में होगा पिंक, और न्यूट्रल मीडियम में भी इसका जो कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। सो आई होप के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।